जी वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। फराह, कई ऐसी स्कीम्स आती हैं, पॉलिसीज़ आती हैं हुकूमत की जानिब से जिनको ना तनकीद का निशाना हम भी बनाते हैं, सब लोग बनाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं जिनकी तारीफ़ करनी चाहिए और करनी भी चाहिए। जो अच्छी बात हो उसे अच्छा कहना और जो बुरा है उसे बुरा कहना ही हक है और यही इंसाफ है। लेकिन बहरहाल अब पंजाब हुकूमत की तरफ से एक बहुत अच्छी स्कीम जो है वो सामने आई है, जिसमें महंगाई के मुसलसल झटकों से निढाल अवाम के लिए ये अच्छी खबर है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब रोज़गार स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। आसान शराइत के तहत कम शरह सूद पर 30 अरब रुपए तक के कर्जे दिए जाएंगे। बिल्कुल, इसकी तकरीब हुई, उन्होंने इफ्तिताह किया, खिताब किया वज़ीर आला पंजाब ने। उन्होंने कहा कि वादों पर अमल का आगाज़ हमने कर दिया है। मर्द, ख़ातीन और ख्वाजा सरा जो है ना, उनको भी और स्पेशल अफराद को भी शामिल किया गया, इनको भी इस कर्ज स्कीम में शामिल कर दिया गया और अब ये भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने भी तकरीब से खिताब किया था ना। उन्होंने भी कहा था कि ऐसा प्रोग्राम लेकर आए जो अवाम के दिल की आवाज़ है। इस रोज़गार स्कीम के तहत 30 अरब रुपए से ज़ायद का कर्जा जो है आसान शराइत पर दिया जा रहा है। 16 लाख से ज़ायद अफराद को तकरीबन ये कर्जा जो है मिलेगा। 20 से 50 साल तक की उम्र ये लिमिट रखी है उन्होंने। इसके मर्द, ख़वातीन जैसे बताया है, ख्वाजा सरा, सब लोग जो है दरमियाने दर्जे के कारोबार करने के लिए कर्जा ले सकेंगे। और पहली मरतबा सूबे में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि ख्वाजा सरा और स्पेशल यानी कि जो खुसूसी अफराद हैं उनको भी पंजाब रोज़गार स्कीम का नाम दिया गया है और अब वो इससे फ़ायदा भी उठा सकेंगे। एक ऐसी स्कीम है। अब कुछ सवालात तो फिर कोई स्कीम या कोई पॉलिसी या कुछ भी ऐसा आता है तो ये जन्म लेते हैं, क्या ये कामयाब होगी? जो मोटिव्स हैं, जो कहा गया है, क्या इसको रीच हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? पहले भी कुछ स्कीम्स आई लेकिन तो जानते हैं ना, इस बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल बात क्योंकि हमारे साथ सूबाई वज़ीर ख़जाना है हाशिम जमा बख्त। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। बताइएगा ये जो पंजाब रोज़गार स्कीम है, इसके बारे में हमें तफसील से कि हुकूमत पंजाब ने इन कर्ज़ों पे कितना मार्कअप रखा है, कितने फ़ीसद जो है वो हुकूमत लेगी, वापस कर्ज देने पड़ेंगे और सब्सिडी कितनी देगी? जी, ये एक पहली बारी पंजाब के अंदर इस स्केल की एक स्कीम आई है। इंशाअल्लाह इससे तकरीबन हम 30 अरब रुपए के कर्जा जात दिए जाएंगे, जिसमें एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को भी मिलेगा और नए रोजगार जो लोग ढूंढ रहे हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, उनको भी मिलेगा। इसमें मार्कअप रेट सब्सिडाइज किया गया और 4 से 5% इसका रेट होगा। ये 2 से 5 साल का लोन पीरियड होगा, जिसमें पहले 6 महीने ग्रेस पीरियड के होंगे। इसमें ना सिर्फ आपने बिजनेसेस का ख्याल रखा है, बल्कि आपने ऐसे तबकात जो पहले महरूम रहे हैं, जैसे खवातीन के लिए और ख्वाजा सराहों के लिए, उनके लिए भी इसमें फंड रखे गए ताकि अगर वो भी अपना काम शुरू कर। जी ठीक है। हाशिम जमा बख्त साहब, ये बताइएगा, कोई नौजवान है, कर्ज लेता है, कारोबार करता है, कारोबार में उसको नुकसान उठाना पड़ जाता है, फिर हुकूमत या बैंक क्या रियायत देंगे? क्या तब कुछ ऐसा होगा कि उसको सहूलत मिल सकेगी या फिर नहीं, प्रॉफिट करना ही पड़ेगा, ये वापस करने ही पड़ेंगे नौजवान को? बल्कि हमने इसमें तो टेफ्टा का भी रोल लेके आए हैं ताकि वो नौजवान को हुनर भी सिखाएं। अगर कोई हमारे टेफ्टा के हुनरमंद नौजवान भी इसको लेना चाहें तो उनको ये भी मिलेगा। साथ साथ हम चाह रहे हैं कि हम बिजनेस फिजिबिलिटीज भी छोटे बिजनेसेस के लिए बनवा लें ताकि लोगों को ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस करने के तरीके भी आए, ताकि इसमें लॉस होने के चांसेस कम। जब मैंने पहले अर्ज किया कि जिस तरह इसका हमने मार्कअप रेट ही कम रखा है, तो उससे हम चाह ये रहे हैं कि फाइनेंशियली इतना उस पर बोझ ही ना पड़े कि वो अपनी किस्त अदा ना कर सके। और उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ये स्कीम सक्सेसफुल होगी और सब लोग जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनका एक अच्छा सक्सेस रेट होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, इस तरह की जो स्कीम्स पहले लॉन्च की जाती थी, मुख्तलिफ हुकूमतों ने की है। वज़ीर आज़म रोज़गार स्कीम लॉन्च की गई, वो हरे रंग की गाड़ियाँ भी दी जाती थी, फिर वो येलो कैब्स भी थी, इस तरह की चीज़ें भी थी। तो उनमें और इस पंजाब रोज़गार स्कीम में क्या फ़र्क देखते हैं आप? क्या आप समझते हैं फ़र्क पड़ेगा इससे पंजाब के जो लोग इससे अवेल करेंगे? जी, ये स्कीम जो है इसमें पेसिक भी इन्वॉल्व है और बैंक ऑफ पंजाब भी इन्वॉल्व है। पहले तो एक या येलो कैब से रिलेटेड कोई स्कीम आ गई तो आ गई, या एक सेक्शन के लिए स्कीम आ गई। ये सारी बिजनेसेस के लिए खुली, खासतौर पे कोविड के बाद ये एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को भी केटर करने के लिए खुली। ये बड़ी वाइड स्प्रेड स्कीम है। इसमें तकरीबन सब शोबा जात का ख्याल रखा जा रहा है और एक सब्सिडाइज्ड रेट है। इसमें बैंक भी शामिल है और पेसिक भी शामिल है। वो साथ साथ बिजनेसेस को गाइड भी करेंगे और ये आसान लोन की फरहमी की वजह से एक पूरे पंजाब की मईशत के अंदर
किसी खास एक तबके नहीं बल्कि सारी मईशत के अंदर जी ठीक है हाशिम जवाब साहब, जब भी कोई ऐसी स्कीम आती है ना तो पिछली जो स्कीम्स है जिस तरह फराह ने भी जिक्र किया उनकी जानिब दिमाग फौरी जाता है कि भाई वो भी बहुत पैसे थे, आवाम को मिले भी थे, लेकिन वो स्कीम्स जो थी वो बिल्कुल नाकाम हो गई और फिर जब हुकूमत ने रिकवरीज करनी थी तो हुकूमत रिकवरीज भी नहीं कर सकी थी। क्या पिछली जो सारी स्कीम्स थी उनको पढ़ लिया गया, उनको एनालाइज कर लिया गया, उनसे इस स्कीम में फ़र्क क्या रखा गया? जो पहले स्कीमें आई हैं जी उनको सोचा नहीं गया, उन लोगों के साथ बैठ के उनके बिजनेस प्लान नहीं देखे गए, उनके आइडियाज को अप्रूव नहीं किया गया, उनकी हैंड होल्डिंग नहीं की गई, उन लोगों की आपने जो उनको हुनर सिखाने की सनत होती है कभी टेफ्टा पे ही कोई इस्तेमाल नहीं किए गए, कोई खर्चा नहीं किया गया। तो यहाँ तो हम एक नौजवान को हुनर भी सिखा रहे हैं, अगर वो चाहें तो उनकी बिजनेस में उनको हेल्प भी कर रहे हैं और उनको वो पैसे भी फराहम कर रहे हैं ताकि वो अपनी बिजनेस का आगाज कर सके। अगर इन तीन चीजों को अगर आप देखें तो इस स्कीमों में और पुरानी स्कीमों में जमीन आसमान का फर्क है। ये सिर्फ कर्जा बराए नाम कर्जा नहीं है, इसमें आप बैंक्स की ड्यू डिलिजेंस भी इन्वॉल्व है और इंशाल्लाह इसी स्कीम से आप देखिएगा पंजाब के अंदर कम से कम 16 लाख नए रोजगार मौके फराहम होंगे और उससे बहुत सारी बिजनेसेस भी मुख्तलिफ हैं जिसमें और भी लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, आपके इल्म में ही होगा हाशिम जवाब साहब, अभी कल ही की बात है कि गैस भी बढ़ा दिया गया और गैस का टैरिफ भी, बिजली की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। तो जहां पर गैस और बिजली के ये नरखों रेट्स हों, फिर और बहुत सारे मसाइल हैं जिसका सामना करना पड़ता है कारोबारी तबके को, उनको सहूलत सब्सिडी नहीं उस तरह से मिल पा रही है। तो आप समझते हैं कि सिर्फ ये पैसे देना और ये रोज़गार देना जो है ये उनको मतलब नए कारोबार के लिए सहूलत का जरिया बायस बनेगा या उनको कुछ और भी चीज़ें दी जाएंगी? बता दीजिएगा कि सिर्फ नए रोज़गार करने वालों के लिए स्कीम है या जो ऑलरेडी रन कर रहे हैं बिजनेसेस वो भी इस रोजगार पंजाब रोजगार स्कीम से फायदा उठा सकते हैं? आप की जो बात है ना कि पाकिस्तान में बिजनेस करना बड़ा मुश्किल हो गया था। पाकिस्तान का ग्लोबल एक इंडिकेटर होता है, आलमी बैंक निकालता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वो पहली बारी है कि पाकिस्तान ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि दुनिया ने उसको रिकग्नाइज किया और वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट यहाँ आए कि पाकिस्तानी हुकूमत चाहे वो सूबाई हो या फेडरल गवर्नमेंट की, पीटीआई की हुकूमत ने यहाँ पे बहुत सारी रुकावटें बिजनेस के शुरू होने में आती हैं उनको दूर किया है और आपने आलमी रेस के अंदर एक नुमाया पोजीशन हासिल की। तो वो रुकावटों को हम दूर कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हकीकी मानों में हमने आगे लेके जाना है और जहाँ पे ये नई बिजनेसेस का ताल्लुक है, जब तक आप इन्हीं चीजों को फरोग नहीं देंगे कि वो प्रोसेसेस में और ब्यूरोक्रेसी की चीजों में और अप्रूवल देने में ही फंसे रहे तो वो अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर सकते। हमने यही कोशिश करनी है कि सरमायाकारी छोटी स्केल की हो, बड़ी स्केल की हो, वो जैसा करना चाहें हमें उनको आसानी प्रोवाइड करनी चाहिए, आसानी देनी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अहम है। हाशिम जवाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ईज ऑफ बिजनेस आम है या नहीं है? अब ईज ऑफ बाइंग गोल्ड जो है वो नहीं रहा, वो बड़ा मुश्किल हो गया। और फराह बहुत दुखी थी, सुबह भी फराह जो है ना बहुत ज्यादा दुखी थी कि पहले तो सोना महंगा होता जा रहा है और अब जो है सोना ले खरीदना भी इतना आसान नहीं। एज इफ आप तो दुखी नहीं है ना, मतलब ये हर वो जिन लोगों ने अभी शादियां करनी है, शादियां होनी है उनके घरों में और देना ही पड़ता है हमारी इस सोशल सिस्टम में, तो वहाँ पर खासी परेशानी है। इसलिए कि सोना ये सिर्फ एक जैसे हम इसे गिनते हैं ये एक मतलब एक्स्ट्रा उसमें, लेकिन एक्चुअली ये हमारे यहाँ कमोडिटी है। अगर सोने के बगैर बेटी को रुखसत कर दिया जाए बहुत बड़ा ताना है, जो गलत बात है, ये गलत बात। लेकिन ये है आज भी हमारी शादियों में जो तयन होता है इससे होता है कितना सोना दिया है, कितना सोना डाला है। लेकिन फर्क बात यह है कि शादियों के बाद खातीन ने किसी को जहेज नहीं देना होता, लेकिन उनको फिर भी खरीदने के बहुत ज्यादा शौक होता है। तो वो जो शौक रखने वाली खातीन है ना, उनके लिए भी अच्छी खबर नहीं है। कि एक साहब ने लिखा हुआ था कि मैंने 1.5 लाख रुपए का मोबाइल खरीदा तो उसकी वर्थ अब जो है वो घट के आधी होगी और बेगम ने 1.5 लाख रुपए का सोना खरीदा तो उसकी वर्थ जो है मल्टीप्लाइड बाय 2 होगी। यानी कि सोना खरीद लेना ज्यादा बेहतर है मोबाइल खरीदने से। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो सोना खरीदने के लिए जो पहले वाला तरीका कार था उसे आप भूल जाएं, इसलिए कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कड़ी शराइत पर अमल दरामद शुरू हो गया और उसमें जाहिर है सोने को भी अकाउंटेबल किया गया है, जेवरात और सोने के लेन देन को दस्तावेजी बनाने के अमल का आगाज़ किया है। अब अगर आप 20 लाख रुपए का सोना खरीदेंगे ना तो खरीदने और बेचने वाले दोनों का रिकॉर्ड होगा और जाहिर है वो
फिर FBR के साथ शेयर। बिल्कुल ऐसे ही। और सुनार जो है अपने ग्राहकों के शनाख्ती कार्ड की तफसीलात फ्राहम करने का पाबंद होगा। ऐसा मामला FBR की जानिब से पहले भी हुआ था कि जब खरीदो फरोख्त 50,000 से ऊपर होगी फिर शनाख्ती कार्ड होगा, जिसके ऊपर डेडलॉक हो गया था शब्बर जैदी साहब के साथ। अब ये मामला किस तरीके से सराफा बाजार के लोग, सराफा एसोसिएशन के लोग देख रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। हाजी हारून रशीद चांद साथ मौजूद हैं, सिंध एसोसिएशन सराफा के सदर हैं। बहुत शुक्रिया हाजी हारून साहब आपका। हाजी हारून साहब कहिएगा कि ये जो एक शर्त रख दी गई है 20 लाख रुपए मालियत का सोना जेवरात, ये शायद खरीदार जो है, छोटा खरीदार है, उसके लिए तो इतना बड़ा मसला नहीं है। आप लोगों के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी शनाख्ती कार्ड लेना? क्या ग्राहक अपना शनाख्ती कार्ड देना पसंद करेगा या उसके लिए ईजी होगा? देखिए, पहले तो जनरल ट्रेडर्स के साथ इनके मुज़ाकरात फेल हो गए हैं। अब वो जो उनको तो कामयाब कर नहीं सके, अब ये ज्वेलर्स की तरफ आए नहीं। देखिए, 6 महीने पूरे मुल्क में लॉकडाउन रहा है, कारोबार है नहीं, परचेसिंग पावर नहीं है, क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। एक इंडस्ट्री का दर्जा था वो ख़त्म हो गया, लोग बेरोज़गार हो गए। हमारा कारीगर तबका बिरयानी और रिक्शा चलाने पे मजबूर हो गया है। अब ऊपर से काम नहीं है, ऊपर से प्राइसेस इतनी बढ़ी हुई है कि क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। मुल्क के अंदर 5-5, 8-8 हज़ार रुपये अंडर कॉस्ट है। दुबई से यहाँ सोना सस्ता बिक रहा है, या दुकानें बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, कोई लेने वाला नहीं है। शादी का सीज़न लॉकडाउन की वजह से बंद है। अब ऊपर से ये इन्होंने शनाख्ती कार्ड का एक मसला जो कर दिया है। अब आप बताइए कि हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान जब से बना है, जब से एक विरासत है कि बच्ची जब विदा होती तो माँ बाप अपना जेवर देते हैं। अब लोग क़ुव्वत खरीद नहीं है। अब नया सोना क्या, वो पुराना जेवर दे के भी उसमें थोड़ा बहुत नया डाल के देंगे। अब बताइए कि इसमें कैसे हम इनसे शनाख्ती कार्ड लें और कैसे काम करें, अब कैसे हमारे पास आएंगे? फिर जो अनलीगल चैनल है, और अनलीगल चैनल जो घरों में कारीगर बैठे हुए हैं, वहाँ जाके वो सुनारों से माल बनाएंगे और दुकानें खाली रहेंगी। अच्छा, तो अब ना हुकूमत को रिन्यू मिलेगा ना टैक्स मिलेगा। आप बताइए कि ठीक है सर, आपने ये तमाम रिजर्वेशंस हुकूमत के सामने रखी हैं कि ये मामला हो सकता है। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं वाकिफ़ हूँ इस चीज़ से कि ख़वातीन बाज़ औक़ात पुरानी ज्वेलरी ले जाती हैं और उसके बदले में लेकर आती हैं, तो वो डॉक्यूमेंट कैसे होगी? लेकिन आपके भी इल्म में होगा कि ये जो गैर कानूनी स्मगलिंग होती है, ये दस्तावेजी ये लिखा नहीं जाता था ना, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग इसको गलत भी इस्तेमाल करते थे। आप उससे वाकिफ़ हैं और आप नहीं समझते कि उस हवाले से एक बेहतर कदम है, कुछ इसमें रद्दोबदल किया जाना चाहिए? नहीं, देखें, वहाँ जहाँ बड़े लोगों को बड़ी बातें हैं उनकी तरफ तो ध्यान नहीं है। अब ये ज्वेलर्स के ऊपर आए। अब बताइए कि बड़े बड़े जो सेल टैक्स में जो रजिस्टर है ज्वेलर्स, वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, मगर एक छोटा दुकानदार जिसके पास 3x5 की दुकान है, वो कहाँ मुंशी रखेगा, कहाँ डॉक्यूमेंट्स रखेगा, किस तरह करेगा? और जनरल ट्रेडर्स से इनके मुज़ाकरात हुए हैं और हमसे तो उन्होंने बैठ के बात भी नहीं की है। हम तो कई दफ़ा कह चुके FBR हमसे बैठ के बात करें। देखो, जनरल ट्रेडर्स की झाड़ू अंदर से बाहर निकलती है, हमारी बाहर से अंदर आती है। ये ट्रेड मुनफरद ट्रेड है। आप इससे हमारे से बैठ के बात करें, हमसे कुछ सुने समझे, फिर हम इनसे बात करेंगे। इससे पहले इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, कानून बना दिया। अब बताइए कि वैसे ही लोग यहाँ से नहीं, ठीक है हाजी हारून साहब, ये क्लियर कर दीजिएगा, डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो मुश्किल है या डॉक्यूमेंटेशन होनी ही नहीं चाहिए? आपकी इसमें क्या राय है? और जो आप कह रहे हैं कि हमारे से बात करें तो हम उनको तजावीज़ देंगे, आपकी तजावीज़ हैं क्या? देखिए, मेरी बात सुने कि जो बड़े जो हैं वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, चलो 20 लाख से ऊपर के जो लोग हैं, मगर ये तो 6-8 लाख वाले को भी तंग करेंगे। आपको तो मालूम है ब्यूरोक्रेसी किसी को नहीं छोड़ती, फिर वो उनको भी तंग करेगी तो हमारे तो एक पैनिक पैदा हो जाएगा। उस बहाने से छोटों को तंग करे जाएगा तो किस तरह काम चलेगा? ये इंडस्ट्री का दर्जा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब जो देखिए, कोई भी हुकूमत जो है वो चैम्बर से मशवरे लेते हैं, फेडरेशन से लेते हैं, ज्वेलर्स ट्रेड से लेते हैं, बगैर लिए आपने हुक्म जारी कर दिया। अच्छा हाजी तो साहब, एक चीज बता दीजिएगा, आप देखते क्या हमें जी, एक दफा 20 लाख की खरीदारी पर ये मसला है या फिर कोई लाख रुपए की भी ले, 50,000 की भी ले सोना, तब भी उसे ये डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा? नहीं, इन्होंने तो 20 लाख की कहा है। जब से 20 लाख है, अब इनको सोचना चाहिए कि गोल्ड प्राइसेस 70-80 हज़ार से बढ़ के 1,12,000 तक पहुंच गई है।
तो अब 20 लाख के उनको 30 लाख 40 लाख करने चाहिए। तो ये बैठ के बात कीमत करनी उसकी चाहिए। बढ़ा इन्होंने देनी जो चाहिए, उसकी पुराने जो रेट थे एक बेंचमार्क लगाया गया है उसको बढ़ा देना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। हाजी हारून रशीद चांद साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। फरा, वो मामला यही है कि डॉक्यूमेंटेशन करना भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, और लेकिन इसके बावजूद डॉक्यूमेंट करना भी ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए कि है। ब्लैक इकोनॉमी जो है वो जब तक रहती है, पैसा इस तरह गैर कानूनी चैनल्स के ज़रिए से गर्दिश में रहता है, तब तक मुल्क को भी इसका नुकसान रहता है, मईशत को भी नुकसान रहता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ मेरे फेवरेट हीरो की। ये पाकिस्तान की चॉकलेट हीरो जिनकी आज 82वां यौम पैदाइश है, वहीद मुराद की हम बात कर रहे हैं। पहले पाकिस्तानी अदाकार थे जिनकी फिल्मों की प्लैटिनम, डायमंड और सिल्वर और गोल्डन जुबली भी बनाई गई थी। फरा, हाँ, 2 अक्टूबर 1938 को कराची में पैदा हुए थे। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ 1962 में फिल्म हीरा और पत्थर से किया। लेकिन हमें अपने सुनहरे लोगों को संभालना भी चाहिए, हमें उनकी हिफाजत, उनकी केयर, उनको ड्यू रिस्पेक्ट एंड प्रोटोकॉल देना चाहिए। हर चढ़ते सूरज की पुजारी नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि ऐसे लोग जो कि लेजेंडरी हैं, जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उन्हें एक्नॉलेज भी करना चाहिए, उनके खिदमात का एतराफ़ भी करना चाहिए और उनको सराहना भी चाहिए। अब हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी।